जो वन ऑफ द मेन गार्ड सेल है जो हमारे स्किन में पाया जाता है। स्किन में बेसिकली लैंगरहंस सेल में ये प्रेजेंट रहते हैं एंड द लाइनिंग ऑफ द नोज में भी पाया जाता है, नेजल कैविटी में, लंग्स में पाया जाता है, स्टोमक में पाया जाता है, इंटेस्टाइन में भी पाया जाता है। इंटेस्टाइन में भी मिलता है ये डेंड्रिटिक सेल। नाउ ये डेंड्रिटिक सेल एक ऐसा वे रचना करता है जो कि लिंक बिटवीन द इननेट इम्यूनिटी एंड द एडेप्टिव इम्यूनिटी। नाउ पहले मैं बोला था इननेट मतलब इन मतलब अंदर और नेट मतलब बाय बर्थ। तो मतलब इननेट मतलब जो इम्यूनिटी आपका जन्म से हुआ है और एडेप्टिव इम्यूनिटी क्या है, जो आप एडेप्ट कर रहे हो सिचुएशन के हिसाब से। जो इम्यूनिटी आपका बॉडी में एडेप्ट हो रहा है दैट इज कॉल्ड एडेप्टिव इम्यून सिस्टम, जो कि वेरियस पैथोजन अटैक से भी बनता है। इसमें डेंड्रिटिक सेल का जो भूमिका है वो बहुत ही लाजवाब है। दैट क्रिएट्स अ वेरी गुड फेनोमेनन। ये जो इम्यूनिटी है ये ऐसा एक भगवान का रचा हुआ डिजाइन है, नेचुरल डिफेंस है, जिसका तुलना हम आम आदमी से कभी नहीं हो सकता। हम आम आदमी सिर्फ इसका जो रचना है सिर्फ उसके बारे में थोड़ा बहुत आपको नॉलेज दे सकते हैं। कैसे, मैं आपको थोड़े टाइम के अंदर ये समझा दूंगा। ये डेंड्रिटिक सेल जहां जहां पर हमारा वायरल एंट्री होता है, पैथोजेनिक एंट्री होता है, वहीं पे ही पाया जाता है। जैसे स्किन से, अभी स्किन के लिए अगर ये नहीं रहता तो क्या होता, हमारा स्किन बार बार डर्मिस और एपिडर्मिस लेयर जो स्किन का होता है, वो डर्मिस और एपिडर्मिस लेयर हैज बीन इन्फेक्टेड बाय द फॉरेन पैथोजन और फॉरेन माइक्रोबियल थ्रेट्स। अगर डेंड्रिटिक सेल वहां पर नहीं रहता तो इनिशियल डिफेंस फॉर द डेंजरस जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया है या माइक्रोब्स है, इसको कंटामिनेट नहीं कर सकता। देखिए, ये जो डेंड्रिटिक सेल ईश्वर ने हमारा ऐसा ऐसा पार्ट में दिया जहां पर वायरल एंट्री होता है। ऐसा मानना नहीं है कि डेंड्रिटिक सेल नहीं होता तो हम जो कोई डेंजरस माइक्रोब्स है उसको आराम से कंटामिनेट कर पाते, क्योंकि इसका पहले भी मैंने बोला था फैगोसाइट्स आराम से बहुत सारा बैक्टीरिया और वायरस को कंटामिनेट करता है। लेकिन फैगोसाइट्स में जो जो पार्ट्स है उसमें डेंड्रिटिक सेल एक ऐसा पार्ट है जो कि डेंजरस एलिमेंट्स को भी कंटामिनेट करने में माहिर है। एक पुराना बात बोलता हूं, 26 नवंबर 2008, आप लोगों को शायद मालूम है कि ताज होटल में पाकिस्तान टेररिस्ट अजमल कसब ने कैसे मौत का तांडव रचाया था। अभी ये अजमल कसब वैसे ही एक पैथोजेनिक कंपाउंड की तरह मान लीजिए, आज के डेट में जो कोरोना वायरस को हम देखते हैं वैसे ही आप अजमल कसब को मान लीजिए। और उस वक्त जो ताज के अंदर या बाहर जो पुलिस थे इर्द गिर्द में, उसको मान लीजिए फैगोसाइट में अंदर ऐसा कोई लिम्फोसाइट है या दूसरा कोई कणिका है
डेंड्रिटिक सेल से अलग है। तो क्या हुआ परिणाम? ये जो पुलिस था इर्द गिर्द के ताज के सामने, ये लोग सब मौत के गोद में सो गए। वो इतना धुआंधार फायरिंग कर रहा था, उसके साथ लड़ नहीं पाए। तब स्पेशल टक्स कमांडो को बुलाना पड़ा, जो कि इस चीज में माहिर है, हाउ टू कंटामिनेट द टेररिस्ट अटैक। नाउ द डेंड्रिटिक सेल पार्ट, द same part which is happening in our body when our body gets a direct threats of dangerous, और बोल सकते हैं कि very calculative and very crucial microbes. When our body get affected with dangerous microbes, तब ये डेंड्रिटिक सेल वो कमांडो की तरह काम करता है। तो ये ईश्वर का वरदान नहीं है तो क्या बोले? जहां जहां पर हमारा वायरल एंट्री हो सकता है, नोज से, नासोफेरेंजियल कॉर्टेक्स से, म्यूकस से, लंग्स से, स्टोमक से, इंटेस्टाइन से, मान लीजिए अगर डेंड्रिटिक सेल नहीं होता वहां पर तो क्या होता? इंटेस्टाइन पूरा कोलैप्स होने का मतलब पूरा इंफेक्टेड हो जाना। इंटेस्टाइन, अगर इंटेस्टाइन पूरा इंफेक्टेड हो जाता, उसमें स्पेशल टास्क फोर्स अगर ना जा पाते to contaminate that kinds of dangerous pathogens, what is happening? The renal process has been shut down. Entire renal process has been shut down. समझ में आ रहा है ईश्वर का कितना बड़ा वरदान है कि इंटेस्टाइन में ही डेंड्रिटिक सेल मिलता है। अब आते हैं स्टोमक में। अगर स्टोमक एक्चुअली हमारा खाना पचाया जाता है स्टोमक में, इस स्टोमक में अगर डेंड्रिटिक सेल नहीं रहता तो क्या होता? खाना तो पचता लेकिन वो स्टोमक इन्फेक्टेड हो जाते ये डेंजरस पैथोजन से, और स्टोमक काम करना बंद कर देते क्योंकि ये ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स बना देते बॉडी में। और ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स अगर बन जाता तो क्या होता? वो साइटोकाइन स्ट्रॉम थ्रो होता और स्टोमक को कोलैप्स कर देता। क्योंकि आपको मैंने पहले भी पार्ट में बोला है, अगर इसका मेमोरी नहीं रहता तो क्या होगा? साइटोकाइन ज्यादा थ्रो होगा। इसीलिए, ठीक इसीलिए कोरोना वायरस से मुक्त होके भी आदमी लोग आज के डेट में मर रहे हैं, क्योंकि इनके पास उस चीज का मेमोरी नहीं रहता, वो पैथोजेनिक अटैक का रेफरेंस नहीं रहता, जो उस वक्त हमारा पुलिस लाइन में नहीं था कि ये डेंजरस एलिमेंट्स, अजमल कसब जैसे डेंजरस एलिमेंट्स, डेंजरस टेररिस्ट अटैक्स को कैसे कंटामिनेट करे, उसका जो एक्सपीरियंस है वो नहीं होने के कारण अजमल कसब जैसा खूंखार आतंकवादी हमारे इंडिया में मौत का तांडव रचा पाया। तो मतलब डेंड्रिटिक का सेल का अगर काम हम देखें तब जाके आपको पता चलेगा कि ये डेंड्रिटिक सेल सचमुच ही डेंजरस पैथोजेंस के लिए हमारा बॉडी में ईश्वर का दूसरा नाम या वरदान है। अभी कैसे ये काम करता है पहले ये देखिए। ये लिंक करता है इनेट इम्यूनिटी एंड एडेप्टेड इम्यूनिटी के साथ। इनेट मतलब इन मतलब अंदर, और नेट मतलब बाय बर्थ। जो इम्यूनिटी आपके बर्थ के साथ मिला है वो इम्यूनिटी के साथ एडेप्टिव इम्यून सिस्टम, मतलब जो एडेप्ट कर रहा है इम्यून को, मतलब सिचुएशन की रेफरेंस से जो इम्यून आपका
बॉडी में बन रहा है, दैट इज कॉल्ड एडेप्टेड इम्यून सिस्टम। ये दोनों इम्यून सिस्टम को लिंक करता है ये डेंड्रिटिक सेल। कैसे? जब भी कोई पैथोजेनिक एक्टिविटी बॉडी में होता है, ये उसी वक्त वो जो इम्यून रिस्पॉन्स है, जो इंफॉर्मेशन है, उसको इम्यून सेल तक पास करता है थ्रू द फॉर्म ऑफ एंटीजन। ये काम पहले भी ल्यूकोसाइट किया करता था। तो इसमें कौन सा नया काम डेंड्रिटिक सेल कर रहा है? डेंड्रिटिक सेल क्या कर रहा है, पहले ये सुनिए। एंटीजन को ट्रेस करके पैथोजन क्या करता है, लाइफ बनाता है बिहाइंड में। मतलब जब भी एंटीजन को डेंड्रिटिक सेल पैथोजन से निकाल के टी सेल तक इसको लेके जाता है, तब ये पैथोजन थ्रू बायो एडेप्टिव इम्यून सिस्टम के द्वारा डिटेक्ट हो जाता है टी सेल के पास। ये टी सेल वो टी सेल है जिसको डेंड्रिटिक सेल एंटीजन के हिसाब से इंफॉर्मेशन को सेंड करता है। अभी एडेप्टिव इम्यून सिस्टम में क्या होता है? एडेप्टिव इम्यून सिस्टम कैन बी क्लासिफाइड बाय two types, T lymphocytes and B lymphocytes। अभी T सेल कब आता है बॉडी पे? जब डेंड्रिटिक सेल उसको इंफॉर्मेशन दे दिया कि हां यहां पर पैथोजेनिक एक्टिविटी हुआ है, तुम आ जाओ। तो टी सेल क्या करता है, फटाक से वहां पर पहुंच जाता है टू बेटर रेस्क्यू टीम। वो नेचुरल डिफेंस देने के लिए वहां पर इंटीग्रेट हो जाता है। जब इंटीग्रेट हो जाता है, टी सेल कब आता है? जब इंफेक्शन ऑलरेडी ऑकर्ड हो जाता है, उस वक्त टी सेल आता है टू कॉन्टेमिनेट दैट पर्टिकुलर पैथोजन। इसमें क्या होता है, बी लिम्फोसाइट का बी सेल भी ज्वाइन कर जाता है उस पैथोजन के साथ युद्ध करने के लिए, और टू कॉन्टेमिनेट द पैथोजन। दिस फेनोमेनन जहां पर टी सेल और बी सेल एक साथ, मतलब टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट एक साथ काम कर रहा है, दैट कंडीशंस कॉल्ड ह्यूमेरो इम्यून रिस्पॉन्स। ये जो कंडीशंस है इसको बोला जाता है ह्यूमेरो इम्यून रिस्पॉन्स। ये ह्यूमेरो इम्यून रिस्पॉन्स के बाद some T cell receive information from the dendritic cell of the macrophages, क्योंकि वो पैथोजेनिक जो कंपाउंड है उसका भी इंफॉर्मेशन मैक्रोफेजेस के पास रहता है, जैसे पहले भी रहता था। माइक्रोफेज के बारे में पहला पार्ट में मैंने जैसे बोला था आपको, मैक्रोफेजेस का काम क्या है, वो भी इंफॉर्मेशन को लेके सिंपल टी सेल को देता है एंटीजन के रूप में। अभी टी सेल जब भी आता है युद्ध करने के लिए, टी सेल क्या करता है, दोनों कैटेगरी का टच करता है। वो एक इफेक्टर टी सेल बनाता है। इफेक्टर टी सेल मतलब क्या है, दैट इज मोर एडवांस, दैट इज मोर एडवांस। एडवांस मतलब वही जो मैंने बोला था, अजमल कसब के साथ लड़ने के लिए स्पेशल काइंड्स ऑफ कमांडोज की जरूरत है, जो विद इन टाइम काम करके निकल जाएगा। तो ये इफेक्टर टी सेल वैसा टी सेल है जो हाईली एडवांस्ड है। वो क्या करता है, इफेक्टर टी सेल व्हिच कैन सर्कुलेट ऑल ओवर द बॉडी एंड कॉल द डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी मतलब डब्ल्यूबीसी में जितना फैगोसाइट है सबको बुला लेता है। वो खुद तो लड़ता है ये, मतलब अजमल कसब के साथ जब लड़ रहा था तब नॉर्मल पुलिस भी था, कमांडो भी था, मतलब पूरा झुंड होके उसके साथ लड़ता है टू कंटामिनेट ऑल द पैथोजेंस। अभी क्या है, ये जो इफेक्टर टी सेल्स है, ये इफेक्टर टी सेल के साथ ये जो हेल्पर टी सेल है, ये हेल्पर टी सेल मेमोरी टी सेल भी बनाता है। अब ये मेमोरी टी सेल क्या है, मान लीजिए आज जो हमला हुआ था, जो मैं पहले भी आपको बोल चुका हूं
टेररिस्ट अटैक इन ताज, उसका जो रेफरेंस है, आज हम लोगों की आर्मी के अंदर, पुलिस के अंदर एक रेफरेंस बन के रखा है कि इस टाइप का टेररिस्ट अटैक में हम लोगों को परफॉर्म कैसे करना होता है टू कंटामिनेट द टेररिस्ट अटैक। ये रेफरेंस रहने से अगर सेकेंड टाइम ऐसा कोई अटैक होता है तब हम लोगों का जो आर्मी है वो प्रिपेयर रहता है इसको कंटामिनेट कैसे किया जाए, इसके बारे में। इसके लिए एक रेफरेंस होना बहुत ही जरूरी है। आज की डेट में कोरोना वायरस इतना बढ़ क्यों गया है, इतना धुआंधार मौत का तांडव कैसे रचा पा रहा है? बिकॉज कोरोना वायरस का कोई रेफरेंस हमारे अंदर जो मेमोरी टी सेल उसके पास नहीं है। ये रेफरेंस अगर रहता मेमोरी टी सेल के पास तो हमारा बॉडी से जो एंटीबॉडी जनरेट होता हमारा नॉर्मल इम्यून सिस्टम से, वो काफी था कोरोना वायरस को कंटेमिनेट करने के लिए। लेकिन हमारा वायरल डेटाबेस में कोरोना वायरस का जो हमारा बॉडी का जो वायरल डेटाबेस है उसमें कोरोना वायरस का जो एक्टिविटी है उसका कोई रेफरेंस ना होने के कारण हाईएस्ट लेवल ऑफ इंफ्लेमेशन थ्रो होता है। क्यों थ्रो होता है? मैं पहले भी बोल चुका हूं कि ऐसा भी देखा गया है बहुत सारा पेशेंट को, जो पेशेंट कोरोना वायरस से मुक्त हो गया फिर भी वो मॉर्टेलिटी में चला गया है। क्यों गया है? क्योंकि कोरोना वायरस के पास एक ऐसा प्रोटीन है जिसको नाम है ORF3 प्रोटीन, जो हमारा भी इंटेस्टाइन में पाया जाता है, लंग्स में पाया जाता है। क्या है देखिए, हमारा बॉडी से जो ORF3 प्रोटीन है वो जब हमारा सेल में है, वो सेम प्रोटीन अगर कोरोना वायरस का सेल में है तो हमारा जब भी डेंड्रिटिक सेल चेक करता है फिर वो हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स की तरह, जो मैं पहले भी बोल चुका हूं, अब मेरा पहला पार्ट अगर सुनेंगे तो इसको रिलेट कर पाएंगे। उसी हिसाब से ये प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग कर देता है, तो उसी को डायरेक्ट ये फैगोसाइट पहचान लेते हैं एज पर द फॉरेन एलिमेंट। और कोरोना वायरस तो खत्म हो गया, लेकिन उसका जो इंफेक्शन है, इंफेक्टेड नॉर्मल सेल को जो इंफेक्टेड किया हुआ है, उस इंफेक्शन में ORF3 प्रोटीन होने के कारण इस इंफेक्टेड सेल को भी ये फैगोसाइट फॉरेन सेल के हिसाब से देखता है। और ये फॉरेन सेल हमारा लंग्स में होता है, इंटेस्टाइन में होता है। इसीलिए लंग्स में जितना सेल में ये ORF3 प्रोटीन मिलता है या फॉरेन एलिमेंट मिलता है जिसको वायरस के साथ रेप्लिकेट होने का चांसेस है, उसी सेल को ये फैगोसाइट्स खत्म कर देते हैं थ्रू साइटोकाइन स्ट्रॉम्स, TNF अल्फा, IL8, IL6। और ये जो स्ट्रॉम है, ये स्ट्रॉम पूरा लंग्स को खत्म कर देते हैं और आदमी ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ ब्रीथ मॉर्टेलिटी में चले जाते हैं, ड्यू टू फेलियर ऑफ इंटर ऑर्गन्स, जिसको बोलते हैं मल्टी ऑर्गन फेलियर। इसीलिए बहुत सारे पेशेंट मॉर्टेलिटी में आज के डेट में चले जा रहा है, बिकॉज मेमोरी सेल के पास इसका कोई रेफरेंस नहीं है। तो सोचिए, डेंड्रिटिक सेल आज के डेट में जिन जिन लोगों को कोरोना हो गया है, उन लोगों का ब्लड में जो डेंड्रिटिक सेल है, उनके पास कोरोना सेल से लड़ने के लिए क्या क्या तजुर्बा चाहिए, वो पूरा वर्तमान है उसका डेंड्रिटिक सेल में, उसका पूरा रेफरेंस है। इसीलिए जिन लोगों को कोरोना हो गया है, उन लोगों को उसी टाइप का कोरोना जो पहले हुआ था, उस टाइप का कोरोना होने का चांसेस लगभग नहीं है, लगभग नहीं है। ये डेंड्रिटिक सेल का आशीर्वाद है तो नहीं तो क्या है? आज के डेट में अगर डेंड्रिटिक सेल ये काम अगर नहीं करता तो बहुत सारा ऐसा आदमी हमको मिलता और इतना मौत का तांडव रचता जो
कल्पना में भी नहीं आ सकता। आज के डेट में जितना हुआ है उतना तो बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही ज्यादा हुआ है मोर्टेलिटी। लेकिन अगर डेंड्रिटिक सेल अपना काम ठीक से नहीं कर पाते या डेंड्रिटिक सेल अपना बॉडी में नहीं रहते तो कितना मौत का टर्म और भी हो सकता था, आप ही सोच लीजिए। तो ऐसे इफेक्टर टी सेल्स, मेमोरी टी सेल्स हमारा बॉडी में काम करता है, which can hold the antigen for the future reference. Sometimes some cell of the body recognize that is heavily infected. जब भी हमारा बॉडी में इन्फ्लेमेशन ज्यादा होता है तब ये हमारा जो सेल है, इम्यून सेल है, जब भी देखता है कि हेवीली इन्फेक्टेड है, जैसे मैंने पहले बोला था ORF3a प्रोटीन से जैसे हेवीली इन्फेक्टेड सेल होता है बॉडी में, वो सेल देखने के मात्र ही इट कैन बी डायरेक्टली एनिहिलेटेड बाय द इम्यून सिस्टम, ये डायरेक्टली कॉन्टेमिनेट हो जाता है। और सेल्स बीइंग एज ए साइटोटॉक्सिक टी सेल, ये सेल जब भी मिलता है, ये जो कॉन्टेमिनेट होता है वो कैसे कॉन्टेमिनेट होता है, जब भी वो सेल बहुत ही बुरी तरह से खराब अवस्था में है या बुरे अवस्था में है, नियरली टू बी डैमेज्ड, वो सेल लड़ने की क्षमता नहीं होता है, उसी सेल को मारने के लिए यही टी सेल साइटोटॉक्सिक टी सेल को बुलाता है टू एनिहिलेट कंप्लीटली। Furthermore, the B cell emits a chemical called antibody. ये जो B lymphocyte सेल है, ये करता है क्या, फिर से जब मार के खत्म हो गया उसके बाद एंटीबॉडी बना देता है। इसीलिए ये एंटीबॉडी पैथोजन के साथ अटैच कर जाता है। जब भी कोई पैथोजन आता है और सिग्नल करता है मैक्रोफेजेस को टू कम, एंड मैक्रोफेजेस जब भी आता है तब भी फैगोसाइटोसिस प्रोसेस से पूरा मतलब जो पैथोजन है, पैथोजन का सेल है, वो फ्यूचर रेफरेंस लेके उसको खत्म कर देता है। जैसे मैंने आपको बोला कि आज के डेट में जिसका कोरोना हो गया है, ऑलरेडी खत्म, उसका ऑलरेडी हो गया है, उसका बी सेल क्या करता है, उसका बी सेल एंटीबॉडी ऑलरेडी बना चुका है। इसीलिए उन लोगों को 3 महीने के अंदर कोई वैक्सीन लेने की जरूरत ही नहीं होता है, एज पर आवर मेडिकल कंडीशन, एज पर आवर मेडिकल सजेशन गिवन बाय द इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। इसीलिए क्योंकि उसका बॉडी में ऑलरेडी एंटीबॉडी जेनरेट हो गया है, और दिस एंटीबॉडी अभी क्या आ गया, उसको उसी टाइप का कोरोना होगा तो क्या होगा, ऐसा नहीं है कि उसको कोरोना नहीं हो सकता, लेकिन अगर होगा तो उसको पता ही नहीं चलेगा कि कोरोना हुआ है। क्यों? जब भी उसके उसी बॉडी में जब एंटीबॉडी बन जाता है, वो एंटीबॉडी बनने के बाद फिर से अगर कोरोना अटैक करेगा तो ये एंटीबॉडी की क्या करेगा, जो उसका बॉडी में बना हुआ है वो ऑलरेडी वो पैथोजन के साथ अटैक हो जाएगा, मतलब वो कोरोना वायरस के साथ अटैच हो जाएगा। अटैच होने के बाद वो सिग्नलिंग करेगा मैक्रोफेजेस को बोलेगा तुम आओ, हमको इसको देख लिया, इसका ये रेफरेंस है, ये रेफरेंस है, ये काम कर चुका है। तब मैक्रोफेजेस आएगा और किसी को कोई बोलने की जरूरत नहीं, कोई इन्फ्लेमेशन नहीं, डायरेक्ट एलिमिनेट कर जाएगा। फैगोसाइटोसिस प्रोसेस है। फैगोसाइटोसिस मैंने पहले भी बोला था, फैगो मतलब ईटिंग, साइटोसिस मतलब सेल ईटिंग। सेल ईट कर मैक्रोफेजेस क्या करेगा, पूरा जो कोरोना वायरस है उसको खत्म कर देगा, एंड उसका जो मारने का जो प्रोसेस है वो फिर से मेमोरी टी सेल के पास भेज देगा फॉर द फ्यूचर रेफरेंस, और हमारा बॉडी कंप्लीटली फ्री फ्रॉम द पैथोजन। इसी तरीके से हमारा बॉडी को सुरक्षा मिलता है कोरोना वायरस से लड़ने के लिए, या कोई भी पैथोजेनिक एक्टिविटी जो भी बोलिए, साल्मोनेला टाइफी बोलिए, कोई भी वायरस और बैक्टीरिया बोलिए, उससे मतलब हम लोग को निजात मिलने का जो रास्ता है ये यही रास्ता है। अभी इसको बढ़ाने के लिए जो फैक्टर है वो फैक्टर मैं अभी आपको बोलूंगा जो हमारा सीबीसी में जुड़ जाता है। अभी हम आपको ये चीज बोलेंगे कि इम्यूनिटी जो अभी तक मैंने बोला, इसको हम
जस्टिफाई या चेक कैसे करेंगे ताकि हम लोग समझ पाए कि हमारा बॉडी में इम्यूनिटी कितना लेवल पे है और हम कितना लेवल पे सेफ है या नहीं है, जो भी है। इसके लिए हम लोगों को इम्यूनिटी को समझना पड़ेगा, इम्यूनिटी के फैक्टर को समझना पड़ेगा। हमारा जो टेस्टिंग पैटर्न है इसमें क्या होता है, इम्यूनोग्लोबुलिन जो मैं पहले भी बोल रहा था, आईएल इंट्रालुकिन इम्यूनोग्लोबुलिन, ये जो पार्ट मैं बोल रहा था, इम्यूनोग्लोबुलिन एक ऐसा फैक्टर है जिसको इम्यूनिटी एंड प्रोटीन इन दोनों को मिला के इम्यूनोग्लोबुलिन बनता है। तो जिसको हम 5 टाइप से हमारा बॉडी में मिलता है ब्लड के अंदर से, जो ब्लड चेक करने के बाद तुरंत मिल जाता है। जो मैं इनेट इम्यूनिटी के बारे में आपको बोल रहा था, इनेट मतलब इन मतलब क्या, इन मतलब अंदर और नेट मतलब बाय बर्थ। ये जो इम्यूनिटी है ये है आईजीजी। आईजी मतलब इम्यूनोग्लोबुलिन, जी फॉर गामा। ये आईजीजी ये है हमारा इम्यूनिटी जो मदर से मिलता है हम लोगों को। और आईजी मतलब इम्यूनोग्लोबुलिन, ए मींस अल्फा। आईजीए और आईजीजी ये दोनों को हम बढ़ा नहीं सकते क्योंकि ये हमारा मदर से मिलता है। जो कि आईजीजी हमारा बॉडी में 75% तक रहता है। सोचिए ईश्वर का क्या वरदान है, आईजीजी हमारे 75% तक मेरा माता से, आपका माता से आपको मिला है, जो कि लार्जेस्ट है। और क्रॉनिक इलनेस के ऊपर ये काम करता है। क्रॉनिक इलनेस मतलब कोई भी क्रॉनिक डिजीज, जो मान लीजिए जो कोई भी क्रॉनिक एस्मा हो या कोई भी इलनेस हो जो क्रॉनिक है, डायबिटीज हो, जो भी क्रॉनिक इलनेस है उसको मैनेज करने के लिए ये एक्चुअली आईजीजी रहता है हमारा बॉडी में, जो कि आप चेक कर सकते हैं। आईजीए भी हमारा मदर से मिलता है। जो आईजीए है वो 10 से 15% तक रहता है। ये बेस्ट मिल्क में मिलता है, म्यूकस में, ब्लड स्ट्रीम में भी इसको मिलता है। और इसके बाद जो हम लोग चेंज कर सकते हैं आईजीएम मतलब इम्यूनोग्लोबुलिन म्यू, एम फॉर म्यू, ये 5 to 10% रहता है एक्यूट इलनेस के लिए। जैसा ये कोरोना वायरस एक्यूट इलनेस है, इसीलिए आईजीएम और आईजीजी को ही टेस्ट किया जाता है कोरोना वायरस के लिए, क्योंकि ये सबसे कठिन वायरस है, माइक्रोब्स है। इसीलिए आईजीजी और आईजीएम को ही हम आम तरीके से टेस्ट करने के लिए बोलते हैं। लेकिन आईजीडी जो बी लिम्फोसाइट में बोल रहा था, वो बी लिम्फोसाइट मिलता है आईजीडी में। आईजी मतलब इम्यूनोग्लोबुलिन, डी फॉर डेल्टा। ये आईजीजी आपको बेसोफिल ब्लड में बेसोफिल कणिका होता है, उसको बूस्ट अप करने के लिए यूज किया जाता है आईजीडी। ये भी टेस्टिंग हो सकता है। और आईजीई मतलब एप्सिलॉन, आईजी मतलब इम्यूनोग्लोबुलिन एप्सिलॉन, ये एलर्जिक रिएक्शन के लिए यूज हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए कोई डस्ट एलर्जी हो या कोई भी किसी का टाइप का कोई एलर्जी हो, फूड एलर्जी हो, इसमें आईजीई वेरी करता है। जिसका आईजीई बहुत ही कम है उसका एलर्जिक रिएक्शन उसका बॉडी में ज्यादा है। तो मतलब ये जो टेस्ट है आईजीएम, आईजीजी, आईजीए, आईजीडी, आईजीई, इसी से आप अपना इम्यूनिटी का जो कंडीशन है वो देख सकते हैं। हालांकि इसको भी हम और भी अच्छी, आरबीसी एक ऐसा फैक्टर है, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, जिसका नॉर्मल वैल्यू है मेंस के अंदर, एडल्ट लोगों के अंदर 4.6 से 5.9 मिलियन, फीमेल्स के अंदर क्या होता है 4.2 से 5.4 मिलियन। न्यूबॉर्न जो बेबी है उनका बॉडी में 5.5 से 6 मिलियन और चिल्ड्रन में 4.6 to 4.8 मिलियन रहता है। और हीमोग्लोबिन आरबीसी का एक बहुत बड़ा पार्ट है हीमोग्लोबिन, जिसके लिए हमारा खून का रंग लाल होता है, जिसमें बहुत सारे एलिमेंट पाए जाते हैं। उसमें वन ऑफ द मेन एलिमेंट है आयरन, जो आयरन हमारे बॉडी के लिए बहुत ही गुणकारी है। मैं ये आयरन बाद में एक हमारा ही प्रोडक्ट के साथ मैं बोलूंगा, अब तब जाके इसको रिलेट कर पाएंगे। नॉर्मल वैल्यू है आयरन का मेंस के लिए 13 to 18 ग्राम, फीमेल्स के लिए 12 to 16 ग्राम, न्यूबॉर्न बेबीज के लिए 7 to 19 ग्राम आयरन चाहिए और चिल्ड्रन के लिए 14 to 17 ग्राम। इसके बाद आता है व्हाइट ब्लड सेल्स। जो ब्लड सेल्स जो मैं पहले भी बोल रहा था, पहले पार्ट में भी बोला था, डब्ल्यूबीसी को बुलाता है। सेकंड पार्ट में भी जो ल्यूकोसाइट को बुलाया, फैगोसाइट को बुलाया,
वो एक्चुअली फैक्टर है ये WBC। ये WBC न्यूट्रोफिल से बनता है, लिम्फोसाइट से बनता है, मोनोसाइट से बनता है, यूसिनोफिल से बनता है, बेसोफिल से बनता है। अभी ये जो न्यूट्रोफिल्स है, ये न्यूट्रोफिल्स क्या करता है? इट अकाउंट ऑफ द व्हाइट ब्लड पार्सल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स। 70% ऑफ द व्हाइट ब्लड सेल्स एक्चुअली कवर्ड बाय दिस न्यूट्रोफिल्स, जो न्यूट्रोफिल्स ढूंढता रहता है। गार्ड आर्मी है जो खुद फैगोसाइट के हिसाब से पैथोजेन को अटैक करता है और मर जाता है। कोई भी रिस्पॉन्ड होता है, बैक्टीरियल इंफेक्शन अगर एबनॉर्मल इंक्रीज होता है तब एबनॉर्मल न्यूट्रोफिल भी बढ़ता है, इसको भी न्यूट्रोफिलिया बोला जाता है। एबनॉर्मल इंफेक्शन में न्यूट्रोफिल भी एबनॉर्मली बनते हैं और न्यूट्रोफिलिया तब जाके ये कंडीशन को न्यूट्रोफिलिया बोला जाता है। और अगर एबनॉर्मल लो काउंट हो जाता है, न्यूट्रोफिलिया अगर हो जाता है किसी को बैक्टीरियल इंफॉर्मेशन में, तब डेफिनेटली उसको हार्ट अटैक या मान लीजिए कोई भी अटैक हुआ, वायरल अटैक हुआ, उसके बाद ही वो न्यूट्रोफिलिया डिजीज हो सकता है। और ये तो बढ़ जाने के कारण और लो हो जाने के कारण न्यूट्रोपेनिया होता है, मतलब एबनॉर्मल लो काउंट ऑफ WBC, इसको न्यूट्रोपेनिया बोलते हैं। क्यों? ये न्यूट्रोपेनिया आफ्टर केमोथेरेपी इंक्रीज पेरिफेरल डिस्ट्रैक्शंस विद वायरल इंफेक्शंस एंड ऑटोइम्यून डिसऑर्डर। जब ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होता है, जब मैं बोला था तब न्यूट्रोफिल का काउंट कम हो जाता है। क्यों? न्यूट्रोफिल का काउंट वो ज्यादा से ज्यादा लड़ता है और खुद मर जाता है। इसीलिए उस वक्त जो प्रॉब्लम होता है वो है न्यूट्रोपेनिया। कभी भी वायरल अटैक में न्यूट्रोपेनिया होने का चांसेस मत दीजिए। इसमें ही हमारा रेनेटस नोवा काम करता है। रेनेटस नोवा कंटिन्यूअस न्यूट्रोफिल को बूस्ट अप करता रहता है टू बूस्ट अप द इम्यून सिस्टम। तो न्यूट्रोपेनिया होने का चांस कभी नहीं देता रेनेटस नोवा आपको। तो आपका स्टोमक में, आपका इंटेस्टाइन में वो अच्छी तरह से रेनल सिस्टम को क्लियर कर देता है और जो पैथोजेनिक कंपाउंड है वो बाहर जब निकल जाता है, न्यूट्रोपेनिया बनने ही नहीं देता रेनेटस नोवा। तो रेनेटस नोवा एक्चुअली न्यूट्रोपेनिया के ऊपर भी काम करता है, तो आपको बेटर इम्यून देने के लिए। और ये आपको चेक कर सकता है क्यों, कैसे? न्यूट्रोफिल्स रेनेटस नोवा लेने से पहले एक सीबीसी कीजिए, न्यूट्रोफिल्स का कंडीशंस देख लीजिए। रेनेटस नोवा 15 या 1 महीना खाने के बाद न्यूट्रोफिल्स चेक कीजिए, आपको पता चल जाएगा खुद ब खुद न्यूट्रोपेनिया आपको हुआ है कि नहीं। क्योंकि नॉर्मल से अगर नीचे जाएगा तभी न्यूट्रोपेनिया कहा जाता है, नॉर्मल से अगर ऊपर जाएगा तो न्यूट्रोफिलिया बोला जाता है। न्यूट्रोफिलिया कभी रेनेटस नोवा से नहीं होता है, लेकिन न्यूट्रोपेनिया भी कभी। और देखिए, न्यूट्रोपेनिया होने का और भी बहुत सारा कारण हो सकते हैं। डेफिशिएंसीज इन विटामिन और मिनरल सच एज विटामिन B12, फोलेट, कॉपर, ये सब एलिमेंट्स के कारण न्यूट्रोपेनिया हो सकता है, जो कि लूपस और रूमेटॉइड आर्थराइटिस को भी बढ़ावा देता है। और हमारा रेनेटस नोवा कंटिन्यू इसके ऊपर काम करता है, क्योंकि रेनेटस नोवा फुल ऑफ मिनरल्स एंड विटामिन्स एंड विटामिन B12 एंड कॉपर्स, फेरस, लॉट्स ऑफ एलिमेंट्स से भरपूर होने के कारण न्यूट्रोपेनिया होने ही नहीं देता। आ जाता है लिम्फोसाइट में। लिम्फोसाइट एक ऐसा व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स है। लिम्फोसाइट इज यूजुअली टू एक्यूट इंफेक्शन के हिसाब से ही दिया जाता है। जैसे कि मैंने पहले लिम्फोसाइट में बोला था, लिम्फोसाइट वर्क्स एज अ VIP। जो पहले वीडियो में मैंने बोला था VIP, ये लिम्फोसाइट वो VIP है जो क्रॉनिक इंटरसेल्युलर बैक्टीरियल इंफेक्शन के लिए यूज होता है। ट्यूबरकुलोसिस, लिम्फोसाइट। अभी लिम्फोसिटिक, ये इंक्रीज ऑफ एक्यूट इंफेक्शंस व्हिच ऑकर रिलेंटसली। लिम्फोसाइट को भी मेंटेन करता है हमारा रेनेटस नोवा। मोनोसाइट को भी मैनेज करता है क्रॉनिक इनको के, जो कि आपका मोनोसाइट्स विल बी इंक्रीज इन chronic inflammation conditions such as tuberculosis
एंड द इंक्रीज ऑफ मोनोसाइट इज कॉल्ड मोनोसाइटोसिस। मोनोसाइटोसिस होने नहीं देता है। तो मोनोसाइटोसिस एक अलग सा बीमारी है जिसको होने नहीं देता है, रेनेटस नोवा। इसके बाद आता है यूसिनोफिल्स। यूसिनोफिल्स इन आवर ब्लड व्हिच इज मेनली पैरासाइट इन्फेक्शन। जो पैरासाइट्स बैक्टीरिया है उस इंफेक्शन के लिए यूसिनोफिल्स अगर कम हो जाता है तो ये सब इंफेक्शंस होता है, और ये सब इंफेक्शंस होने के वक्त यूसिनोफिल्स अगर सही मात्रा में आपका बॉडी में रहा तो ये इंफेक्शन अरेस्ट हो जाएगा। एस्थमा और एनी एलर्जिक कंडीशन भी, रिएक्शन भी मैनेज हो जाएगा ड्यू टू मैनेज्ड ऑफ द यूसिनोफिल्स। बेसोफिल्स may be increased in bone marrow related condition लिम्फोमा। तो बेसोफिल्स एक ऐसा पॉइंट है जहां से हमारा जो रेनेटस नोवा है, बेसोफिल का जो क्वांटिटी है ये मैनेज रखते हुए ये जो पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन है ये अगर बोन मैरो तक चला जाता है तो बोन मैरो तक अगर ये इंफॉर्मेशन चला जाता है, वायरल इंफॉर्मेशन जो बोन मैरो तक लेके जाता है, ये बेसोफिल लेके जाता है। जब मैं बेसोफिल के बारे में बोल रहा था तब बेसोफिल बोन मैरो का एक पार्ट मैं बोल रहा था। बोन मैरो तक ये बेसोफिल अगर इंफॉर्मेशन कैरी करके निकल जाएगा तो ये मेमोरी टी सेल अगर बोन मैरो तक चला जाएगा तो वो आदमी को कभी भी कोई इंफ्लेमेशन होने का चांसेस ही नहीं है। एक बार हो गया तो बार बार वो इंफेक्शंस आने का चांसेस ही नहीं है, जो बेसोफिल को मेंटेन करता है हमारा रेनेटस नोवा। सेकंड आता है प्लेटलेट काउंट। प्लेटलेट काउंट होता है 1.5 से 4 लाख। ब्लड कभी भी थिक नहीं होने दे, नॉर्मल फ्लो मैनेज करके रखता है क्योंकि इसका हीमोग्लोबिन मैनेज करके रखता है, और WBC को 500 नैनोमीटर में ही रखता है, 560,000 मिलीमीटर क्यूब में ही रखता है। और प्लेटलेट काउंट जो है उसको कभी भी रेनेटस नोवा गिरने नहीं देता है। 50,000 से 9,99,000 के अंदर ही इसको मैनेज करता है हमारा रेनेटस नोवा। ये हमारे पास एक आंकड़ा आ चुका है। इस आंकड़े के हिसाब से मैं ये बोल रहा हूं, रेड ब्लड कर्पसल सेल्स ये कन्वेंशनल है। आप अगर पूरा इसका ओरिजिनल रिपोर्ट देखोगे तो मतलब सीबीसी अगर आप करोगे तो आपको रेड ब्लड कर्पसल्स मिलेगा, हीमोग्लोबिन का मिलेगा, हिमोटोसाइट मींस HCT मिलेगा, जिसका नॉर्मल जो वैल्यू है वो आप अगर रेनेटस नोवा लेते जाओगे तो आप खुद इसको चेक कर पाओगे। अपना सीबीसी लो और अपना व्हाइट ब्लड कर्पसल्स का आंकड़ा चेक करके देखो कि वो 4,300 से 10,800 के अंदर ही रहेगा सेल प्लस नैनोमीटर क्यूब। और WBC डिफरेंशियल्स न्यूट्रोफिल्स 0 to 0.5% में मेल के अंदर रहेगा, और फीमेल के अंदर आपको मिलेगा 0.03 to 0.08% आपको न्यूट्रोफिल्स मिलेगा, और न्यूट्रोफिल्स आपका मिलेगा 54 to 65%। मेल के अंदर 0.5 to 0.65 है। लिम्फोसाइट मिलेगा 25 to 40%, मोनोसाइट मिलेगा 2 to 8%, इओसिनोफिल्स मिलेगा 1 to 4% एंड बेसोफिल्स मिलेगा 0 to 1%। और प्लेटलेट काउंट आप हर वक्त देखिएगा 1,50,000 से 4,50,000 के अंदर ही मिलेगा। प्लेटलेट काउंट कभी भी गिरने नहीं देगा। प्लेटलेट काउंट अगर नहीं गिरता है तो आपको ल्यूकोमीनिया होने का चांस नहीं है, मतलब ब्लड कैंसर होने का चांस नहीं है। बिकॉज ऑफ दिस जैंथ्रॉन्स एंड रेनेटस नोवा, क्योंकि रेनेटस नोवा एक हम लोगों का एक ऐसा प्रोडक्ट है। द थिंग इज मैंगोस्टीन, हमारा जो प्रोडक्ट है रेनेटस नोवा ये मैंगोस्टीन से रिच्ड है। अब हर कोई जानता है मैंगोस्टीन का क्या एक्चुअली मेडिसिनल वैल्यूज है। बहुत पुराने दिन से कैंसर, डायबिटीज, आर्थराइटिस में भी इसका यूज बहुत पहले दिन से हुआ है। मतलब 200-400 बरस अगर पहले भी अगर चले जाओ तो उस वक्त भी मैंगोस्टीन का यूज रहा है एज ए मेडिसिनल प्लांट हिसाब से इस पर्टिकुलर डिजीज के ऊपर। उसके साथ रहता है मैका रूट्स। जो मैका रूट्स ट्रेडिशनली यूज होता है फर्टिलिटी के लिए मेन के ऊपर, एनहांस फर्टिलिटी ऑफ द मेंस एंड इंप्रूव एनर्जी एंड स्टेमिना। जो स्टेमिना भी बढ़ाता है, विटामिन मिनरल भी बढ़ाता है। विटामिन मिनरल्स मतलब B1 B2 से शुरू करके जितना विटामिन है सब विटामिन के ऊपर ये अच्छा कारगर है, ये अच्छा काम करता है। जो विटामिन और मिनरल्स जा रहा है ये नेचुरल तरीके से जा रहा है थ्रू दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट which brand name is Renetus Nova। then आता है साइबेरियन जिनसन से भी बना हुआ है Renetus Nova। इसमें क्या होता है, ग्रुप ऑफ ग्लाइकोसाइड रहने के कारण जर्मन रिसर्च में देखा गया है कि इसका जो एबिलिटी है इम्यून सिस्टम के ऊपर बहुत ही अच्छा कारगर हो चुका है।
मतलब साइबेरियन जिनसेंग होने का कारण मैं आज तक जो दोनों एपिसोड में जितना जितना इम्यून फैक्टर के बारे में आपको रूबरू कराया, वो फैक्टर बहुत ही बढ़ जाएगा, जो आप चेक करके देख सकते हैं और तो आपको पता चल जाएगा कि आपका इम्यून सिस्टम में क्या क्या चेंज हुआ है। इसके बाद आता है एल्डरबेरी। हमने उसमें एल्डरबेरी भी ऐड किया है, जो रेनेटस नोवा में ये बहुत बड़ा गुणकारी प्रोडक्ट है, क्योंकि इसमें एसिन एक ऐसा एलिमेंट है जो एंटीऑक्सीडेंट के हिसाब से काम करता है, और विटामिन आयरन उसके बाद विटामिन सी, ये सब रहता है रेनेटस नोवा का एल्डरबेरी में। रसबेरी में भी बहुत सारा गुणकारी चीज है जो कि रसबेरी जो रेनेटस में यूज होता है, रेनेटस नोवा में ये स्पेशली क्या करता है, अर्थराइटिस, डायबिटीज और लीवर फंक्शन में बहुत अच्छा हेल्प करता है। तो मतलब रेनेटस नोवा जब आप ले रहे हैं तो आपका जैसे लीवर प्रोटेक्ट हो रहा है, उसके साथ आपका कार्डियक प्रॉब्लम्स प्रोटेक्टेड हो रहा है, उसके साथ आपका ब्लड स्ट्रीमिंग, जो आपके अंदर जो ब्लड चल रहा है वो ब्लड भी प्रोटेक्ट हो रहा है, उसके साथ डेफिनेटली आपका किडनी भी प्रोटेक्ट हो रहा है। उसके साथ हमारा यह रेनेटस नोवा में ब्लैक कैरेट भी यूज किया गया है, जो मैनी गुणकारी चीज देखा गया है। तो बेसिकली इट इज अ वेरी गुड न्यूट्रोसिटिकल्स फॉर योर प्रिवेंशन कॉल्ड ब्लैक कैरेट। ये अल्जाइमर डिजीज, आर्थराइटिस, गट, लीवर इश्यूज पे भी काम कर सकता है। सोर चेरीज इसमें यूज किया गया है। सोर चेरीज एक ऐसा एंटीऑक्सीडेंट है, स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है, जिसमें फिर से एंथ्रोपोसाइनिन मिला जाता है, और ये एंथ्रोसाइनिन हमारा हेल्थ को सस्टेन करने में हम लोगों को मदद करता है। उसके साथ गैनोडर्मा लूसिडम, आप जानते हैं एस्थमा, और एस्थमा में वेरी गुड इफेक्ट इन गैनोडर्मा लूसिडम। गैनोडर्मा लूसिडम रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर के ऊपर भी बहुत अच्छा काम कर सकता है, क्योंकि गैनोडर्मा लूसिडम हमारा जो इंट्रस माइक्रोडियल जो स्पेस है जो लंग्स में होता है, वो लंग्स का स्पेस को मैनेज करके ठीक ठाक रखता है, जो गैनोडर्मा लूसिडियम करता है। उसके बाद सिगड़ू भी यूज किया है। सिगड़ू क्या करता है, सिगड़ू रेनेटस में एंटीऑक्सीडेंट, बहुत ही तगड़ा एंटीऑक्सीडेंट है, और ये एंटीऑक्सीडेंट फाइट करता है फ्री रेडिकल्स के साथ। ये फ्री रेडिकल्स कहां से मिलता है, ये फ्री रेडिकल्स मैं आपको एक बार बता देना चाहूंगा कि हमारा रेनेटस नोवा जब भी आप लेते हैं तो फ्री रेडिकल्स, मतलब आपका फ्री रेडिकल्स कैसे आता है बॉडी पे, ये जानना जरूरी है। फ्री रेडिकल्स आता है दूसरा कुछ खाने से, जो खाना ठीक ठाक पका नहीं हुआ है, उसका मेल्टिंग पॉइंट या स्मोकिंग पॉइंट बहुत ही हाई है, उसमें फ्री रेडिकल्स जनरेट होता है। वो फ्री रेडिकल्स हमारा बॉडी में एसिड जनरेट करते हैं, एंड दैट काइंड्स ऑफ एसिड इनवाइट्स द पैथोजेनिक एक्टिविटीज। तो ये फ्री रेडिकल्स के साथ जब एंटीऑक्सीडेंट फाइट करते हैं, किसी भी दूसरे दिन मैं एंटीऑक्सीडेंट के ऊपर भी चर्चा करूंगा, उस वक्त हम आपको इसके बारे में डिटेल नॉलेज देंगे। और ये सबसे जो बड़ा बात है, ये आईसाइट के ऊपर बहुत अच्छा काम कर सकता है। सिगड़ू डाइजेशन और टॉक्सिन फिल्टरेशन के ऊपर बहुत अच्छा काम कर सकता है, और ये मेडिसिनल केमिकल्स है। सो रेनेटस नोवा ऑल अबाउट ऑल मेंटेन एंड मैनेज योर इम्यूनिटी सच लाइक दैट कि गट सेल, जो गट सेल ईश्वर ने आपके अंदर दिया है, उसी सेल को मैनेज और मेंटेन करने के लिए हमने हमारे तरफ से एक ऐसा प्रोडक्ट को खड़ा करने की कोशिश किया, जिसका नाम है रेनेटस नोवा, विथ हैविंग लॉट्स ऑफ एलिमेंट्स व्हिच कैन डायरेक्टली बूस्ट द इम्यून सिस्टम, व्हिच कैन डेफिनेटली गेट अ वेरी ग्रेटर प्रिवेंशन इन योर इम्यून सिस्टम। उसके बाद हम जैसे पहले भी आपको बोला था, वायरल एंट्री लेता है, स्किन से भी लेता है, माउथ से भी लेता है, और माउथ के लिए हमने बनाया एलोस्टीम पेस्ट, जो माउथ कैविटी के अंदर बहुत अच्छा काम करता है और वायरस और बैक्टीरिया को कंटामिनेट कर देता है 18 से 20 घंटे के लिए। तो वायरस और बैक्टीरिया अगर कंटामिनेट हो जाता है माउथ कैविटी से, तो वो अंदर जा ही नहीं पाएगा। जब जा ही नहीं पाएगा तो जो माउथ कैविटी है, जहां से ज्यादा वायरल लोड हमारा बॉडी में जाता है, वो अगर कंटामिनेट हो गया तो बाकी काम तो खत्म। उसके बाद स्किन के लिए लेके आया हम लोग जो रेनेटस का जो साबुन है,
वो साबुन अगर आप अपना त्वचा में लगाओगे तो वो हायर TFM परसेंटेज है 76%, मतलब हायर लेवल ऑफ मॉइस्चर आपको मिलेगा। तो जैसे ही स्किन आपका रिजुविनेट होगा, स्किन रिजुविनेट होने का दूसरा भी कारण है उसका एपिडर्मल लेयर में कोई चेंजेस नहीं आएगा। एपिडर्मल लेयर, एंडोडर्मिस, हर जगह पर आपको वायरल एंट्री कंटामिनेट करने के लिए हमारा ये जो साबुन है रेनेटस का, ये बहुत ही कारगर है, जो कि फुल ऑफ एल्कलाइन है, जिसका पीएच बैलेंस बहुत ज्यादा है। और ये पीएच बैलेंस होने के कारण एनी टाइप ऑफ बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ से आपको मुक्त करता है शरीर को। तो ऑल ओवर वी आर द रेनोवियंस आर इन्वेंटेड दिस काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर द सर्विंग ऑफ द ह्यूमैनिटी। आपको भी बहुत बधाई हो इस प्रोडक्ट को अपने जीवन में लाने के लिए, और इसको और भी अपनाइए अपना जीवन में, और दूसरों को भी अपनाने का मौका दीजिए या रास्ता दे दीजिए, ताकि उन लोग भी ये प्रोडक्ट को अपना ही जीवन का एक अंग बना ले। और द प्रोडक्ट इस क्वालिटी में सर्वोत्तम है, क्वालिटी में बहुत ही गुणकारी है। इसके बारे में जो डिटेल टेक्निकल प्रेजेंटेशन है वो मैं दे चुका हूं। अगला दिन में भी इसका जो लैब रिजल्ट है वो भी मैं आपके सामने रखूंगा, आपके साथ रूबरू करवाऊंगा, कि आप जान पाएंगे कि पर बैच से क्या क्या एक्चुअल एलिमेंट थर्ड पार्टी से हम लोग उसको लेके आएंगे से रिपोर्ट लेके, ताकि वो रिपोर्ट्स आपको क्या सारा जग को मानना पड़ेगा। वो रिपोर्ट्स वो खुद एक प्रमाण है हमारा गुणवत्ता का, जो चीज आपके जीवन में हर वक्त एक हेल्दी लाइफ लीड करने के लिए, एक अच्छा जीवन लेने के लिए, एक बैक्टीरिया फ्री लाइफ लीड करने के लिए, वायरल नॉन वायरल एटमॉस्फेयर बनाने के लिए बहुत ही कारगर है। आप लोगों को बहुत बड़े बधाई हो। इन सब प्रोडक्ट को लेके आप अपना जीवन शुरू कीजिए और दूसरों को भी आप रिक्वेस्ट कीजिए इस प्रोडक्ट को यूज करने के लिए। आज के दिन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।